एक दिन पिंकी अपना सारा काम खत्म करके निकल ही रही होती है कि तभी, अरे पागल औरत, कहाँ चली तू इतनी जल्दी? रोज तो तू 7:30 या 8 बजे तक जाती है, तो तू आज 6:30 बजे क्यों निकल रही है? अरे बड़ी मैडम, मैंने सारा काम कर दिया है, इसीलिए निकल रही हूँ मैं। छोटी मैडम ने भी मुझे जाने के लिए बोल दिया। नहीं नहीं, इस घर में तेरी छोटी मैडम की नहीं, मेरी चलती है, और तू कहीं नहीं जाएगी। अरे बड़ी मैडम, ऐसा मत करो ना, कल मेरी एग्जाम है और मुझे उसी की पढ़ाई करनी है, इसीलिए तो मैं सारा काम जल्दी खत्म की है आज। अब मेरे को जाने दो ना। चुप रहे, बढ़िया है एग्जाम देने वाली, बेवकूफ कही की। अरे क्या माची आप भी, जाने दीजिए ना पिंकी को, कल इसकी एग्जाम है। एक बार कहा ना नहीं जाएगी ये। आज मेरी सहेलियां आ रही हैं, तो उनके लिए खास पकवान बनाने होंगे और उसे बनाने का काम ये पिंकी ही करेगी। लेकिन बड़ी मैडम, अरे माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। अगर पिंकी ठीक से नहीं पढ़ेगी तो कल एग्जाम में क्या लिखेगी? वही तो। देख मीरा, तू इसकी तरफदारी मत कर, वरना तेरे गाल लाल कर दूंगी मैं। और ये इस घर में काम करने आती है और इसका निकलने का टाइम 7:30 से 8 बजे तक रहता है, इसीलिए ये तभी जाएगी। चल अब रसोई में जा तू। जाने दीजिए ना माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप चाहो तो मैं बना देती हूँ सारे पकवान, लेकिन प्लीज इसे जाने दीजिए। एक बार नहीं कहा ना मैंने। चल तू जाकर सारे मसाले पीस, और सारा खाना ये पिंकी ही बनाएगी। अब पिंकी को ना चाहकर भी रसोई में जाकर खाना बनाना ही पड़ता है। उतने में वहां पर मीरा आ जाती है। अरे पिंकी, माची बाहर गई है और वो लगभग आधे घंटे के बाद ही आएगी। तब तक तो पढ़ाई कर ले और मैं तब तक सारे पकवान बना लेती हूँ। लेकिन मैडम, आप काहे को इतनी दिक्कत ले रही हो? मैं कर देगी ना काम। नहीं पिंकी, जितना कहा है उतना ही कर। चुपचाप एक कोना पकड़ के पढ़ाई करती बैठ, कल एग्जाम है तेरी। ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच। अरे वो थैंक यू वेरी मच होता है पगली। अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ, मेरा मतलब सॉरी। मेरी इंग्लिश अभी थोड़ी कच्ची पक्की है ना, लेकिन ये भी एक दिन एकदम मस्त बन जाएगी और मैं भी एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलेगी। वो सब तो ठीक है पिंकी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इंग्लिश आए या ना आए ये बात जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कितना ज्ञान है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी मातृभाषा ही सब कुछ है और बाकी भाषा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैडम, ये बात भी आपने एकदम सही कही। अच्छा चल, अब ज्यादा समय बर्बाद मत कर और पूरे मन से पढ़ाई कर। फिर पिंकी रसोई में बैठकर ही पढ़ाई करने लगती है और वो घर जाकर घर के सारे काम निपटा कर देर रात तक पढ़ाई करती है, जिस कारण अगले दिन एग्जाम लिखते समय उसे बहुत नींद आती है। तो फिर कैसा रहा आज का पेपर? पूछो ही मत है, मेरे को तो बहुत चिंता हो रही है। अरे बाप रे, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ पिंकी, तूने घर जाकर ठीक से पढ़ाई तो की थी ना? हाँ मैडम, बहुत पढ़ाई की थी मैंने। रात के 1:30-2 बजे तक जाग रही थी मैं, जिस कारण सुबह सुबह मेरे को पेपर लिखते समय भयंकर नींद आ रही थी। मेरे को तो ठीक से कुछ याद ही नहीं है कि मैंने पेपर में क्या लिखेला है। ऊपर से मैंने आखिरी सवाल भी छोड़ दिया। हे भगवान, अरे रात को जागकर पढ़ने से अच्छा तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ लेती ना। खैर कोई बात नहीं पिंकी, ये तुम्हारी पहली एग्जाम थी, इसीलिए हम समझ सकते हैं और गलतियों से ही तो तुम सीखोगी। लेकिन घबराकर हार मत मानना और हमेशा पढ़ते रहना। हाँ हे, समझ गई मैं। ये सब तनुजा चुपके से सुन लेती है और फिर बाद में जब पिंकी हॉल में झाड़ू मार रही होती है तभी, और पिंकी, कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? मैंने सुना कि तेरा पेपर अच्छा नहीं गया। हाँ ना बड़ी मैडम, मेरी नींद ही नहीं हुई थी कल, इसीलिए आधे टाइम तो मैं पेपर में सोच रही थी। अरे रे रे रे, देख पिंकी, तुझे एक बात बताती हूँ, बुरा मत मानना, क्योंकि ये जो तू कुछ भी कर रही है ना, ये तेरे किसी काम नहीं आने वाला। मतलब
मैं कुछ समझी नहीं बड़ी मैडम। अरे मेरे कहने का ये मतलब है कि पढ़ लिख कर तेरा कुछ भी नहीं होने वाला। अब तेरी उम्र भी हो चुकी है, तुझे अपनी पढ़ाई करते करते कई साल बीत जाएंगे, जिसके बाद तुझे नौकरी मिलेगी भी या नहीं, अब ये तो राम ही जाने। क्या? हाँ पिंकी, और अभी तो तेरी पढ़ाई इतनी मुश्किल भी नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे तू आगे की क्लास में जाती रहेगी वैसे वैसे तेरी पढ़ाई और भी मुश्किल होती जाएगी। इसीलिए कह रही हूँ कि ये सब तेरी बस की बात नहीं है और इसे अभी बंद कर दे। लेकिन मैडम, उतने में वहां पर मीरा आ जाती है। अरे माँ जी, आप इसे इतना क्यों डरा रही हो? और पिंकी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो बिल्कुल मत घबरा। अरे मैं उसे कोई डरा नहीं रही, जो सच है वही बोल रही हूँ। अरे आपने खुद ने भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है, तो आपको कैसे पता कि आगे जाकर पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी? देख पिंकी, सब कुछ आसान होगा, बस तू हार मत मानना और अपनी जी जान लगाकर पढ़ाई करना, समझी कि नहीं? ओ छठी मैडम, इस मीरा की तो ऐसी की तैसी, नालायक कही की। इसके और अहम के कारण ही ये सारा सियप्पा हो रहा है। मन तो करता है कि दोनों को एक जगह बांधकर दे दनादन मारूं। इनकी वजह से तो मेरा खून खोलता है। ऐसे ही एक रोज सफाई करते समय पिंकी पाड़े बोलकर उसे याद कर रही होती है। 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अरे पिंकी, मुझे इस तरह पाड़े बोलते हुए देखकर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। पता नहीं तू कितना पढ़ पाएगी। अरे कुछ नहीं पड़ेगी ये, बस थोड़े दिन और, उसके बाद अपने आप ही हार मान जाएगी। हाँ माँ, मुझे भी वही लग रहा है। लेकिन इस बार पिंकी घबराने की जगह उन दोनों को मुंहतोड़ जवाब देती है। अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखना, आप दोनों के सामने ही मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके दिखाएगी। दिन गुजरते जाते हैं और अब पिंकी के लिए सब कुछ एक साथ संभालना बहुत मुश्किल होता जाता है, जिस कारण एक रोज काम करते वक्त वो बेहोश हो जाती है और रहम उसे उठाकर कमरे में सुलाता है। थोड़ी ही देर बाद उसे होश आ जाता है। अरे पिंकी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ अहम, अब मैं ठीक हूँ। लेकिन क्या हुआ पिंकी, तुझे अचानक से चक्कर क्यों आया? तूने सुबह से कुछ खाया नहीं क्या, या किसी बात की चिंता सता रही है? पता नहीं मैडम, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ मेरे लिए मुश्किल होते जा रहा है। कभी ये काम बिगड़ जाता है तो कभी वो काम बिगड़ जाता है, और इन सब का असर मेरी तबीयत पर पड़ रहा है। हे भगवान, रोज रात के 2 बज जाते हैं सोने को, और फिर सुबह 6 बजे भी तो उठना पड़ता है। इसके बाद 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं मिलता मेरे को। लेकिन तुम इतनी रात तक क्यों जागती हो पिंकी? मैं पढ़ाई करती हुए हूँ। यहाँ से 8 बजे निकलती हूँ, तो घर पहुँचते पहुँचते मेरे को 8:30 बज जाते हैं। फिर घर के काम खत्म करते करते 10:30 से 11 बज जाते हैं, जिसके बाद मैं रोज 2 से 3 घंटे तक पढ़ती है। अब क्या करूं, दिन भर तो मेरे को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है पिंकी, तो तेरी सारी दुविधा का कारण नींद है। एक काम कर, तू एक टाइम टेबल फॉलो कर। मतलब? इसका मतलब ये है कि भाभी और मैं तुम्हें समय का नियोजन करके देंगे, फिर तुम उसी प्रकार से अपना काम करना, जिसके चलते तुम्हारे सारे काम समय से हो जाएंगे और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अरे वाह, फिर ठीक है। फिर रहम और मीरा मिलकर पिंकी के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब कुछ लिखा है इसमें। अब इस टाइम टेबल के जरिए ना तो तुम्हें स्कूल से यहाँ आने में देरी होगी, ना ही तेरे कोई काम बिगड़ेंगे, और ना ही तेरी नींद अधूरी रहेगी। एकदम बराबर। और पिंकी, रात की नींद बहुत महत्वपूर्ण होती है। तुम दिन में चाहे कितना भी सो लो, पर रात में देर तक जागने से कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए अब से तुम यहाँ काम पर भी पढ़ाई कर लेना। हाँ पिंकी, जब जब माँ जी सो रही होंगी या फिर कहीं बाहर गई होगी, तब तू यहाँ पर घर में आराम से पढ़ सकती है, और कोई काम रहा तो हम दोनों कर लेंगे। इससे तेरी पढ़ाई रात में करने की जगह दिन में ही हो जाएगी। हाँ मैडम,
आप दोनों कितने अच्छे हो, सच में। थैंक यू सो मच। अरे वाह, आखिरकार तो ठीक से थैंक यू बोलना सीख ही गई। अब पिंकी उस टाइम टेबल को फॉलो करती है, जिसके बाद उसके जीवन में अच्छा बदलाव आने लगता है। एहम भी पिंकी को खूब मदद करता है और ये सब देखकर तनुजा को बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या है बेटा? तुझे मैंने पहले भी डांटा था ना कि उस नौकरानी से दूर रहना, तो फिर तू उसमें इतना क्यों घुसा पड़ा रहता है? आखिर क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा उसके साथ? ओफो माँ, पिंकी और मैं केवल अच्छे दोस्त थे। हमारा रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसे भाभी और पिंकी का है, और किसी की मदद करने से मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला, इसलिए मैं पिंकी की मदद करता हूँ। पर एहम, मेरी बात तो सुन। ये लड़का भी ना। एहम तनुजा की कोई बात नहीं सुनता और वो वहां से चला जाता है। ऐसे ही अब कई साल बीत जाते हैं और अब पिंकी की भाषा, व्यक्तित्व, चाल चलन सब कुछ बदल जाता है। फिर एक रोज जब सास की सहेलियां घर पर आती है, तब वो पिंकी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। वो तेरी, अरे तनुजा, ये तेरी नौकरानी पिंकी ही है ना? हाँ तो, अरे कितनी बदल गई है ये तो। पहले कितने अजीब और फटे हुए कपड़े पहनती थी और अब देखो मस्त मस्त कुर्ती पहन रही है। ये लीजिए काकी जी, आप सबके लिए स्पेशल मिल्क शेक। अच्छा रख दो पिंकी, हम पी लेंगे। श्योर काकी जी। और बड़ी मैडम, कुछ चाहिए तो आवाज लगा देना मुझे, तब तक मैं छत की सफाई कर देती हूँ। इतना कहकर पिंकी वहां से चली जाती है। अरे बाप रे, इसका तो बोलने चलने का ढंग भी बदल चुका है। देख तनुजा, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि ये लड़की पढ़ लिख कर होशियार बनेगी और फिर तेरे यहाँ पर काम करना छोड़ देगी। हाँ तनुजा, तू अभी से एक नई नौकरानी देखना शुरू कर दे। क्या? अब तनुजा फिर से घबराने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब पिंकी की आखिरी कक्षा की फाइनल एग्जाम होती है, उससे पहले ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण वो एग्जाम ना देकर फेल हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे ये क्या साहब, ये एंट्री तो गलत है और ये सरासर गलत हिसाब है। कुछ भी मत बक पिंकी, अभी अभी फेल हुई है, फिर भी तेरी होशियारी नहीं गई। डफर कही की। वही तो, अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। फोकट में मेरे बेटे और बहू का इसने टाइम बर्बाद कर दिया, ऊपर से काम में नखरे दिखाए वो अलग बात। जाने दीजिए ना माँ जी, आप इसे क्यों सुना रही हो? और ये अपने बलबूते फेल नहीं हुई है, एग्जाम से पहले ही इसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण ये एग्जाम में बैठ ही नहीं पाई, इसलिए फेल हुई है ये। हाँ माँ, और अगर ये एग्जाम दे देती तो पक्का अच्छे नंबर के साथ पास हो जाती। तनुजा पिंकी को ताने दे ही रही होती है कि उतने में अभय अचानक से पिंकी से कहता है, थैंक यू सो मच पिंकी, आज तूने वो किया है जो मैं इतने दिनों से समझ ही नहीं पा रहा था। क्या? हाँ पिंकी, मुझे लगा कि तू यूं ही हवा में बातें बना रही है, लेकिन जब मैंने इसे अभी वापस देखा तब मुझे समझ आया कि ये हिसाब तो सरासर गलत है और मैं तो इसे अब तक सही समझ रहा था, और आज तुम्हारे कारण मेरा कितना बड़ा नुकसान होने से बच गया। अरे वाह, शाबाश पिंकी, और आज मुझे यकीन हो चुका है कि तू सच में होशियार बन चुकी है। जिस पिंकी का हम मजाक उड़ाते थे, आज उसी ने यह कमाल कर दिखाया, और मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है पिंकी। और मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कम समझा, लेकिन आज तुमने अपने आप को साबित कर ही दिया कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। थैंक यू सर। तो अब क्या इरादा है तुम्हारा? कितने दिन यहीं पर काम करना है तुम्हें? मतलब मैं कुछ समझी नहीं सर। अरे मेरा मतलब ये है कि यहाँ से बाहर निकलना है कि नहीं, या फिर यहीं पर नौकरानी बनकर रहना है? निकलना तो है सर, लेकिन अब मुझे कौन काम देगा? अब फेल होने के कारण मुझे फिर से एक साल वापस पढ़ना होगा और उसके बाद ही मैं कोई काम कर पाऊंगी। तू चिंता मत कर पिंकी, तू अब एक अच्छी जगह पर नौकरी भी कर पाएगी और साथ ही अपनी आखिरी साल की पढ़ाई भी कर पाएगी। क्या? लेकिन कैसे सर?
मेरी कंपनी में काम करके। हाँ पिंकी, तुझ जैसे लोग अगर मेरी कंपनी में काम करेंगे तो मेरी कंपनी की खूब तरक्की होगी। क्या सच में? हाँ पिंकी। यह सुनकर अब तनुजा के पसीने छूटने लगते हैं। अरे तू बोरा गया है क्या अभय? अगर ये नौकरानी तेरी कंपनी में नौकरी करेगी तो घर के काम क्या तू करेगा क्या? बेवकूफ कहीं का। इस लड़की को इधर ही काम करने दे। नहीं माँ, अब ये जगह इसकी नहीं है, क्योंकि ये अब से बड़ी पोस्ट पर काम करेगी। पहले तो ये पढ़ी लिखी नहीं थी और उसी वजह से इसे घर काम करना पड़ता था, लेकिन अब ये पढ़ लिख कर सयानी हो चुकी है, इसलिए अब ये यहाँ पर कोई काम नहीं करेगी। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ। हाँ माँ जी, अब तो अपनी सोच बदली है। हाँ माँ, पहले मैं भी इसके साथ बुरी तरह से पेश आता था, इसका मजाक उड़ाता था, इसे कमजोर भी समझता था, लेकिन इसने एक नौकरानी होकर भी इतने सारे संघर्ष किए और आखिर में कर ही दिखाया। अरे कितनी कमाल की जर्नी है इसकी, इससे तो आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए। पर बेटा नहीं माँ, जब ये लड़की इतनी छोटी जगह से होकर इतना बदल सकती है तो आप तो कितनी अच्छी जगह पर रहती हो, तो आप क्यों नहीं बदल रही? प्लीज माँ, अपने जीवन में आगे बढ़ो, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। ठीक है अभय, शायद तो सही कह रहा है, तो मुझे माफ कर दे पिंकी। हमेशा मैंने तुझे कम ही समझा है, तेरा तिरस्कार किया, लेकिन आज तूने ही मेरे बेटे को मुसीबत से बचा लिया। धन्यवाद बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू सो मच बड़ी मैडम। और आप काम की चिंता मत कीजिए, मेरी एक सहेली है कोमल, वो भी बिल्कुल मेरी तरह ही काम करती है, तो मैं यहाँ काम पर उसे ही भेज दूंगी। और वैसे भी ये कहाँ जा रही है? बस घर की जगह ऑफिस पर काम करेगी, और जब वहां पर देवर्षि और अभय दोनों रहेंगे तो इसे भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा, आप सबने मुझे इतने आगे तक लाया, परिवार की तरह माना, उसके लिए एक और बार बहुत बड़ा दिल से थैंक यू। और इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और पिंकी अभय और एम की कंपनी में काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेती है और अपने जीवन में खूब तरक्की करती है। बहू, आवाज ऊंची करके बात मत कर। तेरी नौकरी के कारण बहुत दिक्कतें आ रही है, इसलिए तू एक काम कर, अपनी नौकरी ही छोड़ दे, ताकि तू घर के कामों पर ठीक से ध्यान दे पाए। क्या? हाँ बहू, अरे अर्नव तो कमाता ही है ना, तो उसके बाद भी तुझे कमाने की क्या जरूरत है? ये आप क्या कह रही हो माँ जी? तो आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप जानती भी है मैं आपके बेटे से ज्यादा पैसे कमाती हूँ, और मैं अपना काम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि काम करना मेरी पसंद है, जरूरत नहीं। और इस काम से मुझे ढेर सारे पैसे मिलते हैं, जिसके कारण मैं अपनी जिंदगी में अच्छे से रह पाती हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, एक काम वाली बाई बुलाकर मैं उसके ऊपर इतने सारे पैसे जाया क्यों करूं? घर में कितने सारे लोग हैं, सभी मिलकर साफ सफाई कर सकते हैं ना, उतनी ही पैसों की भी बचत होगी। अरे इतनी बचत करके करना क्या है आपको? मैं कमा रही हूँ, अर्नव कमा रहा है, पापा जी की भी पेंशन आ रही है। और कितना पैसा चाहिए आपको माँ जी? आपका कोई ताजमहल बनने का इरादा है क्या? और अगर आपको काम करने की इतनी ही पड़ी है तो अपनी बेटी से ही काम करवा लो ना। आप और आपकी बेटी को क्या काम होता है? दोनों माँ बेटी मिलकर मस्त मजे से सफाई करो। क्या? फिर मिश्का वहां से मुंह फुलाकर चली जाती है और उसका ये रूप देखकर उज्ज्वला एकदम हैरान रह जाती है। ऐसे ही एक दिन जब मिश्का का वर्क फ्रॉम होम होता है तभी, अरे हाँ रोली बेटा, वो वाला कपड़ा दे, उसी से पोंछना है ये टेबल। अरे माँ जल्दी कीजिए ना, हमें दूसरे कमरे की भी सफाई आज ही निपटानी है। अरे भाई मैं कब से कह रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने को दो। हे भगवान, ये मेरे ससुराल वाले नहीं बल्कि जानी दुश्मन है। एक तो ऑफिस में कंस्ट्रक्शन चल रहा है,
इसीलिए मुझे ना चाहकर भी वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है। और ऊपर से यह इन लोगों की नौटंकी। अभी बताती हूँ इन सबको। फिर मिष्का गुस्से में बाहर आकर सबको खूब सुनाने लगती है। अरे ये सब आपका क्या चल रहा है? आपको पता है कि मैं घर पर ही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा काम बंद पड़ा हुआ है। 2 दिन में वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को तो इसकी कुछ पड़ी ही नहीं है। घर को तो मच्छी मार्केट बना के रख दिया है। बहू, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे क्या गलत कहा मैंने? और आप लोग भी तरीके से पेश आओ ना। लेकिन नहीं, इस घर में सबके सब बेवकूफ है। सबकी अकल घास चढ़ने गई है। बहू, तेरी इतनी मजाल। हाँ माँ जी, अब मेरे मुंह मत लगो। और साफ सफाई करनी है तो शांति से करो, वरना करो ही मत। दिमाग की दही करके रखा है आपने। दिन ब दिन मिष्का की बढ़ती बदतमीजी को देखकर सभी घर वालों को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर एक रोज रोली मिष्का के पास आती है। अरे बाप रे, भाभी तो सो रही है। एक काम करती हूँ, भाभी का फोन लेकर जाती हूँ। अब उनसे पूछने के लिए उन्हें उठाना सही नहीं होगा। भाभी का फोन तो 2 लाख रुपए का है ना, तो इसकी कैमरा क्वालिटी एकदम अच्छी ही होगी। इसीलिए इसमें वीडियो शूट करने का मजा तो कुछ और ही होगा। फिर रोली मिष्का से बिना पूछे ही उसका फोन लेकर छत पर चली जाती है और अपनी वीडियो शूट करने लगती है। लेकिन उतने में अचानक से धक्का लगने के कारण रोली के हाथ से फोन छूट जाता है और वो सीधे नीचे गिरकर टूट जाता है। और जब मिष्का को इस बात का पता चलता है तब वो बहुत गुस्सा होती है। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया रोली? तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। अरे पता भी है क्या, ये फोन पूरे 2 लाख रुपए का था। कभी देखे भी है क्या 2 लाख रुपए? बेवकूफ कहीं की। सॉरी भाभी, मैं तो आपके फोन को बहुत ध्यान से ही इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे धक्का लगा और फोन मेरे हाथ से नीचे गिर गया। अरे तुम्हारे एक सॉरी से क्या हो जाएगा? मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, उसका क्या भरकर दोगे क्या तुम? ये उतनी हैसियत तुम्हारी? बताओ ना। अरे जब किसी की औकात नहीं होती ना, तब इतने महंगे फोन को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए। नालायक कहीं की, फोन तोड़ दिया तुमने मेरा। अरे बहू, रोली सॉरी तो कह रही है ना, फिर भी तो उसे इतना बुरा भला क्यों बोल रही है? जो भी हुआ वो एक हादसा था। उसने जानबूझकर थोड़ी ना गिराया है तेरा फोन। अगर उसकी जगह ये कांड तुझसे हो जाता तो तब क्या करती तू? वही तो, जब देखो तब हमारी औकात निकालती रहती है। एक बहू होने के नाते तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। वाह क्या बात है, आप लोग तो अपनी बेटी को डांटने और फटकारने की जगह उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं। अरे उसने कोई कांच का ग्लास या मिट्टी का घड़ा नहीं तोड़ा है, पूरे 2 लाख रुपए का फोन तोड़ा है उसने। और उस फोन को मैंने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा था, किसी ने मुझे फोकट में दिलाया नहीं था। मैं जो भी करती हूँ अपने दम पर करती हूँ। हाँ तो कर ना। और ये कोई तेरा आज का नहीं है। आजकल आए दिन तू बस हम तीनों को कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। और हम भी कोई पागल नहीं है जो तेरा हर बार सुन के ले। माना कि रोली से गलती हुई है तो उसने माफी भी मांगी, तो बात यहीं पर खत्म होती है। अरे ऐसे कैसे बात खत्म? इसे भी डांटी है ना। अरे इसकी सबसे पहली गलती तो ये है कि इसने फोन लेने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं। आप सबको तो बस मेरी बदतमीजियां ही दिख रही है, लेकिन अपनी बेटी की बेवकूफियां नहीं दिख रही। वो भी देखिए ना। हाँ मम्मी, मिष्का सही कह रही है। अरे एक फोन में ना जाने कितनी सारी चीजें रहती है, और रोली को भी समझना चाहिए था ना। उसे फोन लेने से पहले उसे पूछना चाहिए था। अर्नव, तू इसकी तरफदारी क्यों कर रहा है? क्योंकि मिष्का सही है पापा, और रोली यहाँ पर गलत है। अरे एक फोन का ही तो नुकसान किया है ना, थोड़ी ना किसी का खून कर दिया है। इतना क्या नाटक है तेरा बहू? और अर्नव, तू
ये लड़की हमारे पिछले कई दिनों से बेइज्जती करे जा रही है और तू इसी का साथ दे रहा है। लेकिन मम्मी, बात आपकी है और यहाँ पर गलत। बस बहुत हो गया अर्नव। आज पता चल गया कि बेटा बीवी के आने के बाद अपने माँ बाप को भूल ही जाता है। अब तू कुछ मत बोल, क्योंकि अब हम तीनों इस घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। हाँ उज्ज्वला, रोली तुम और मैं अब गांव जाकर ही रहेंगे। ये रोज रोज के तमाशे हम नहीं झेल सकते। तुझे तेरी बीवी सही लगती है ना, तो इसी के साथ रहे, लेकिन हम नहीं रह सकते। क्या? चल रोली, अपना सामान बांध। अरे जाओ जाओ, तुम लोग तो गांव में ही रहने के लायक हो। रुकिए मम्मी पापा। फिर गुस्से में आकर वो तीनों अपना सामान बांधकर चले जाते हैं और अर्नव कुछ भी नहीं कर पाता। और अब घर पर मिश्का और अर्नव ही रह जाते हैं। फिर जब मिश्का अपने मायके वालों को इन सब के बारे में बताती है, तभी अरे मिश्का बेटा, ये तूने क्या कर दिया? अरे तमीज से बात करके भी तो झगड़ों को सुलझाया जा सकता था ना, लेकिन एक फोन के लिए तूने तो अपने रिश्तों को ही तोड़ दिया। एक बेटे को अपने परिवार से अलग करवा दिया तूने। देखिए पापा, मैंने अर्नव को उसके परिवार से अलग नहीं किया है। वो कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है। आप लोगों में तो नहीं है, लेकिन उसमें उतनी समझ है। वो जानता है कि कौन सही है और कौन गलत। इसीलिए उसने मेरे लिए आवाज उठाई। और बस एक फोन की बात नहीं है पापा, पूरे 2 लाख रुपए की बात है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। ये लड़की कहीं भी टिकने के लायक है ही नहीं। जहां भी जाती है कलेश कर देती है। मैंने तुझसे कहा था ना जूही, इसका घमंड और गुस्सा कभी नहीं टूटेगा। अरे दी, 2 लाख रुपए तो आप फिर से कमा भी लोगी, लेकिन उन रिश्तों का क्या जो आपने खो दिए? वो आप फिर से कैसे जोड़ पाओगी? अरे मुझे जोड़ना होगा तब ना। अच्छा हुआ बोला टल गई। अब बस मैं और मेरा अर्नव। वैसे भी अर्नव के कारण ही मैं उसके परिवार के साथ अच्छी बनने का नाटक कर रही थी। लेकिन और कितना अच्छी बनने का ढोंग करती मैं कोई बाकी लड़कियों की तरह बेचारी बनकर सब कुछ सुनने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे अपनी बात रखनी अच्छे से आती है। अरे तो बात रखने का भी एक तरीका होता है, दूसरों को नीचा दिखाकर और बदतमीजी करके बात रखना। ये सरासर गलत है बेटा। सभी लोग उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन मिश्का किसी की भी नहीं सुनती। ऐसे ही एक दिन, अरे मिश्का, चलो ना, आज हम दोनों डिनर डेट पर चलते हैं, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ का खाना और माहौल तुम्हें बहुत पसंद आता है। बहुत दिन हो गए यार, हम दोनों ने एक दूसरे के लिए वक्त निकाला ही नहीं, और तुम तो हर वक्त किसी ना किसी काम में ही रहती हो। नहीं अर्नव, मैं तुम्हारी तरह खाली फोकट नहीं बैठी हूँ। अरे तुम जानते हो ना, मैं तुमसे हायर पोजीशन पर हूँ। मुझ पर काफी सारी जिम्मेदारियां होती है, काफी सारे काम भी होते हैं। इसलिए मैं अब अगले 1 महीने तक तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आ सकती। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम करना है। ठीक है, तुम अपना काम ही करती रहो। अरे मेरे बारे में कुछ पड़ी है क्या तुम्हें? हाँ हाँ, नहीं पड़ी। जाओ, गुस्सा होना है तो हो जा। मैं कोई तुम्हें मनाती नहीं बैठने वाली। अरे इतना समय भी नहीं है मेरे पास। इस तरह से अब मिश्का अर्नव को भी वक्त नहीं देती और बस ऑफिस के कामों में ही उलझी रहती है। वो ना तो उसे ठीक से खाना देती है और ना ही घर की साफ सफाई करती है, और उन दोनों में रोज के झगड़े होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में ना जाने वो बेवकूफ लड़की मेरे बेटे का ठीक से ख्याल रखती होगी भी या नहीं। मुझे तो हर पल अपने बेटे की चिंता सताती रहती है। नाम मत लो उसका उज्ज्वला। अरे क्यों चिंता करनी है उसकी? उसने अपनी बीवी का पक्ष लिया। अरे उसने एक पल के लिए भी अपने बहन या माता पिता के बारे में सोचा तक नहीं। इसीलिए तुम अपनी ममता को मार दो और भूल जाओ कि हमारा कोई बेटा भी है। फिर एक रोज, सच में परिवार के होने से घर में कितनी रौनक होती है। तुम तो घर में रुकती ही कहाँ हो? पता नहीं वहां गांव में माँ पापा और रोली कैसे रह रहे होंगे।
अरे उन्होंने तो मेरा फोन भी नहीं उठाया, सीधा कट कर दिया। अरे तुम क्या पागल हो गए हो क्या? क्यों बार बार उन लोगों के बारे में बात करते रहते हो? अगर उन लोगों को तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र होती तो वो यहाँ पर रुक जाते, लेकिन वो तीनों की तीनों बेअकल है। बस करो मिश्का। अरे तुम्हें हो क्या गया है? शादी के पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल नहीं थी। हाँ अर्नव, मैंने अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश की, हर बार गुस्सा छोड़कर सबके साथ प्यार से रही, लेकिन मेरा सब्र का बांध टूट ही गया। अरे तुम्हारे परिवार वालों को तो मेरे काम और पैसों की कुछ भी नहीं पड़ी है। वो लोग तो बस मेरे नाक में दम करने का ही काम करते हैं। तो मैं और क्या करती भला? मैं समझ सकता हूँ मिश्का, इसीलिए मैंने रोली की जगह तुम्हारा साथ दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे वक्त नहीं देती हो, अपनी ही दुनिया में रहती हो। अरे ऐसे कैसे चलेगा? अरे तो फिर मैं क्या दिन रात तुम्हारी सेवा करती बैठूं क्या? ऐसे नहीं हो पाएगा, मुझे 100 काम होते हैं। तुम्हें क्या है, तुम तो अपने करियर में जिस मुकाम पर हो वहां पर बहुत खुश हो, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है। क्या? मैं तो तुमसे ठीक से बात कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम ही देखो कैसे बात कर रही हो मुझसे। ठीक है, तुम्हें आगे बढ़ना है ना, बढ़ो, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। बस बहुत हुआ। तुम खुद को बहुत बड़ी समझती हो ना, समझती रहो। इतना कहकर अर्नव मिश्का को छोड़कर वहां से चला जाता है और मिश्का को लगता है कि वो 2 से 3 दिन बाद गुस्सा शांत होने पर वापस घर पर लौट आएगा, लेकिन वो उसका फोन भी नहीं उठाता। और ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाने पर वो बहुत घबरा जाती है। क्या? हाँ जूही, माँ पापा, अर्नव भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूंगी? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वापस उसे मेरे पास लेकर आओ ना। जिस बात का डर था वही हुआ। अरे इसीलिए मैं तुझे शुरुआत से समझाती आ रही हूँ कि छोड़ दे ये घमंड करना, अंत में कुछ भी नहीं बचेगा तेरे पास। और वही हुआ। हाँ दी, आपको अपने आप में सुधार लाना चाहिए था। जहां गलत है वहां पर आप बोलिए ना, लेकिन सही तरीके से। आपने हमेशा हर बात को गलत तरीके से ही बोला है। अरे आपकी कड़वी बातों से ना जाने कितनों का दिल दुखा होगा, और किसी का भी दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है दी। अरे जिस काम और पैसों का तुझे इतना गुरूर है, क्या फायदा है ऐसे पैसों का जब उसका वापर करने के लिए और अपनी खुशियां बांटने के लिए तेरे पास अपना परिवार ही ना हो। असली खुशी पैसों से नहीं होती बेटा, बल्कि वो तो अपने परिवार से होती है। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो, ये सब मेरे घमंड के कारण ही हुआ है। अगर मैं अपने काम को महत्व ना देकर अपने परिवार को महत्व देती तो शायद आज ये दिन नहीं आता। मुझे आप सब भी माफ कर दीजिए, और अब मैं उन लोगों से भी माफी मांगने जा रही हूँ। और शुक्रिया मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए। मिश्का अर्नव का पता लगाकर वो उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मिश्का, प्लीज हाथ मत जोड़ो। अरे मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो चुका है। तुम कभी गलत नहीं थी, बस तुम्हारे बात करने का तरीका गलत था। वैसे तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मुझे माफ करने के लिए बहुत शुक्रिया अर्नव। मैं अब गाँव भी जाऊंगी और माँ पापा और रोली से माफी मांगूंगी। तब तक माफी मांगूंगी जब तक वो लोग मान नहीं जाते, क्योंकि मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ अर्नव। फिर गाँव जाकर मिश्का तहे दिल से सबसे माफी मांगती है और वो लोग भी उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ आकर खुशी से रहने लगता है। शनाया फौरन होटल रूम के अंदर चली जाती है और विपुल का वीडियो कॉल उठा लेती है। हाँ बोलो ना विपुल। अरे शनाया, तुम मेरा वीडियो कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? तुम जानती भी हो कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता सता रही थी। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ विपुल, यहाँ मैं मौज मस्ती करने थोड़ी ना आई हूँ। बहुत काम है, मीटिंग्स पे मीटिंग, फुर्सत ही नहीं मुझे फोन देखने की। अच्छा ठीक है बाबा,
कोई बात नहीं, बस तुमसे बात करनी थी, इसीलिए कॉल किया। लो माँ से बात कर लो। फिर शनाया विपुल और ममता से बात करती है और बात खत्म होने के बाद जब वो पीछे मुड़ती है तो वहां पर करण खड़ा होता है। अरे बाप रे, कहीं इसने मेरी और विपुल की बातचीत तो नहीं सुनी होगी ना? अगर ऐसे हो गया तो आज तो मेरा खेल खत्म। अरे जान, क्या हुआ? तुम अचानक से कमरे में क्यों चली आई? और किसका कॉल था जो तुम्हें यहाँ पर आकर बात करनी पड़ी? अरे करण, वो दरअसल बाहर बहुत तेज गानों की आवाज आ रही थी ना, इसीलिए मैं बात करने के लिए अंदर चली आई। वो मेरी ऑफिस की सहेली है ना लवीना, उसी का फोन आया था। अच्छा ठीक है, अब तो बात खत्म हो गई ना? अरे हाँ बाबा, हो गई। चलो अच्छा है, इसने कुछ भी नहीं सुना। इस तरह सब कुछ संभालते हुए शनाया मजे से हनीमून मनाकर विपुल के पास वापस लौट आती है। अरे शनाया, चलो ना, आज हम दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं। बहुत दिन हो गए, हम दोनों कहीं बाहर गए ही नहीं। नहीं विपुल, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि मुझे एक काम है। लेकिन शनाया, अरे एक बार मैंने कहा ना तुमसे, तो फिर बार बार मेरा दिमाग क्यों खाते हो तुम? अरे जब से तुम्हारी जॉब लगी है तुम्हारे तेवर तो बदल ही गए हैं। इतना भी गुरूर मत दिखाओ शनाया। अरे तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हारी तो हैसियत नहीं है मुझे कुछ दिलाने की, इसीलिए अब जब मैं अपने दम पर अपनी जिंदगी जी रही हूँ तो तुम्हारी आंखों में छुप क्यों रहा है? अरे ये कैसी फालतू की बातें कर रही हो तुम? मैं कोई फालतू की बातें नहीं कर रही, बल्कि हकीकत बता रही हूँ। देखो शनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है, जरा सोच समझ कर बोला करो। मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि तुम्हारे साथ बहस करती बैठूं। मैं जा रही हूँ। इतना कहकर शनाया वहां से चली जाती है। फिर एक रोज जब शनाया करण के पास होती है तभी वहां पर पुरानी नौकरानी के गांव जाने के बाद एक नई नौकरानी आ जाती है जिसका नाम गंगू होता है। गंगू विपुल के ही मोहल्ले में रहती है, लेकिन वो शनाया को करण के घर में देखकर बहुत हैरान रह जाती है। आई शपथ, अरे तुम यहाँ पर? लेकिन इधर क्या करे लिए हो तुम? क्या? अरे कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने देखा है तुमको, मैं तुम्हारी मोहल्ले में रहती है। तुम तो विपुल की बाइको हो ना? अरे बाप रे, लगता है ये हमारे ही मोहल्ले में रहती है। अब क्या करूं मैं? बोलो बोलो, सच कहा ना मैंने? मेरे को पता है कि आप ही विपुल की बाइको हो। हाँ, देखो गंगू, किसी को भी मत बताना ये सच कि मैं विपुल की बीवी हूँ और अब यहाँ पर करण की बीवी बनकर रहती हूँ। काय? देवा रे देवा, इसका मतलब तुम्हारे दो दो नवरदेव है। बाबा रे, अरे तुमको लाज शर्म नहीं आई क्या? एक ही टाइम पर दो दो आदमियों की बीवी कैसे हो सकती हो तुम? अरे उस सब से तुम्हें क्या करना है? तुम बस अपने काम से काम रखो, समझ गई ना? देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा ये राज छुपा कर रखूं, तो तुम्हें मेरे को मस्त रोकड़ा देना होगा, तभी जाकर मैं मानेगी, वरना मैं तुम्हारी वाट लगा देगी। क्या? अरे नहीं नहीं, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना गंगू। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने तुम्हें दे दूंगी, लेकिन प्लीज किसी को कुछ भी मत बताना। लई भारी, अच्छा तो फिर मेरे को हर हफ्ते तुमको ढेर सारे पैसे देने होंगे, चलेगा ना? अरे लेकिन हर हफ्ते क्यों? तुम्हारी शादी होने वाली है क्या? उंगली दे रही हूं तो हाथ मत पकड़ो मेरा। ठीक है, फिर जाती है मैं और बताती है करण साहब को कि आप कैसे उनको येड़ा बनाकर मस्त पैकी पेड़ा खा रही हो। क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना। अच्छा ठीक है मेरी माँ, अगर तुम्हें हर हफ्ते पैसे चाहिए तो मैं वो भी तुम्हें दे दूंगी। बस अब इसके आगे कोई और फरमाइश मत करना। हाँ हाँ ठीक है, चालतंय मला। इस तरह शनाया गंगू को लालच देकर अपना राज छुपा लेती है। फिर ऐसे ही एक रोज जब शनाया करण से सुबह सवेरे बात कर रही होती है तभी वहां पर ममता भी आती है और वो सब कान लगाकर सुनती है। हाँ बेबी, तुम चिंता मत करो,
मैं पहुंच रही हूँ। हाँ, नाश्ता करूंगी। बहुत तेज भूख लग रही है। ओके सोना, बाय, लव यू टू। हैं? अरे वो नालायक लड़की, ये तू सुबह सुबह किसके साथ बात कर रही है, वो भी इस तरह से? अरे नहीं, ये आजकल क्या हो रहा है मेरे साथ। दो दो पतियों का सुख तो मिल रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अरे मुंह पे गोंद लग गया है क्या तेरे? जवाब दे मुझे। अरे माँ जी, वो दरअसल मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। हाँ, वो ऑफिस वाली सहेली से। बहू, इन बालों को मैंने आटा लगाकर सफेद नहीं किया है। इतने सालों का तजुर्बा है मुझे। अरे तूने मुझे क्या पागल बुढ़िया समझ कर रखा है क्या? बेबी सोना कहकर सहेलियों से बात कौन करता है? अरे मैं करती हूँ माँ जी, और उसमें क्या होता है? हम सब सहेलियां एक दूसरे को जान, बेबी, सोना, स्वीटी ये सब कहकर अक्सर पुकारते हैं। और अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि ये सब बस आदमियों को ही बोला जाए। लड़कियां अपनी सहेलियों को भी बोल सकती है माँ जी। क्या जमाना आ गया है सच में। लेकिन बहू, तेरे फोन से तो मुझे मर्दानी आवाज सुनाई दे रही थी। अरे हाँ माँ जी, आपने सही सुना। वो मेरी जो सहेली है ना, उसकी आवाज थोड़ी बहुत मर्दों जैसी है, इसीलिए आपको ऐसा सुनाई दिया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ जी, चलिए अब मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। इस तरह से शनाया ऑफिस का बोलकर फौरन करण के पास जाने के लिए निकल जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये झूठ कह रही थी। मेरे कान भी बहुत तेज है, मुझे सब सुनाई देता है, और वो भी एकदम साफ और सही से। वो आवाज पक्का किसी आदमी की ही थी। ममता को शनाया पर हल्का सा शक हो जाता है। फिर एक रोज जब शनाया करण के पास होती है, तभी उसका फोन बजता है, जिस पर माँ लिखा होता है। अरे ये क्या? माँ, लेकिन जान, तुमने तो कहा था कि तुम अनाथ हो, फिर तुम्हारी यह माँ का फोन कैसे आ रहा है तुम्हें? आखिर कौन है ये? हे भगवान, अब तो मैं फिर से फंस गई। हर रोज मैं यहाँ आने से पहले विपुल का नाम चेंज कर देती हूँ, माँ जी का भी नाम चेंज कर देती हूँ, लेकिन मेरी माँ का नाम चेंज करना ही भूल गई मैं। अब क्या बोलूँ मैं इसे? अरे भी, मेरा मतलब करण, ये मेरी सगी माँ नहीं है, मेरी मानी हुई माँ का फोन है। क्या? मानी हुई माँ? हाँ करण, मैं जब अनाथ आश्रम में थी तभी वहां पर एक काकी आती थी, और वो हर हफ्ते बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती थी। बहुत ही अच्छी थी वो। उनका नाम सरोजिनी था, और उनके अच्छेपन के कारण मुझे उनमें अपनी माँ नजर आती थी, और इसीलिए मैं उन्हें सरोजिनी माँ कहकर पुकारती हूँ। और ये उन्हीं का फोन है। अच्छा, ये बात है क्या? तो कर लो ना बात, फिर मैं भी उनसे बात करूंगा। क्या? तुम भी बात करोगे? मेरा मतलब बिल्कुल करो, क्यों नहीं। फिर शनाया कॉल उठाकर थोड़ा दूर जाकर अपनी माँ से बात करती है। अरे कैसी है बेटा? अभी भी गुस्सा है क्या मुझसे? अरे माँ, मैं आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन आप अभी फौरन अपना फोन बंद कर दो। क्या? अरे पागल लड़की, ये तू क्या बोल रही है? भला मैं अपना फोन बंद क्यों करूं? और क्या हुआ है? कोई बात हुई है क्या? ओफो माँ, 100 सवाल मत पूछो। आपको मेरी कसम है माँ, जल्दी से अपना फोन बंद कर दो, और अगले 10 मिनट बाद ही ऑन करना। आपको मेरी कसम। हे भगवान, कैसी उल्टी खोपड़ी की लड़की दी है मुझे। अच्छा ठीक है, करती हूँ बंद। फिर उपासना तुरंत अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है, और शनाया अब नाटक करने लगती है। हेलो हेलो माँ। अरे ये क्या? माँ ने अचानक से फोन बंद कर दिया। अरे लेकिन ऐसे कैसे? फिर से लगाओ ना। फिर शनाया वापस फोन लगाती है। देखो, फिर से स्विच ऑफ बता रहा है। लगता है माँ के फोन की चार्जिंग खत्म हो गई होगी, इसीलिए बात करते करते बीच में ही फोन बंद पड़ गया। हाँ जान, शायद ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन तुमने मुझसे सरोजिनी माँ वाली बात क्यों छुपाई? सब कुछ बता दिया, लेकिन ये वाली सबसे जरूरी बात ही नहीं बताई। माफ कर दो बेबी,
काम के गड़बड़ में मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। अरे कोई बात नहीं, लेकिन सच कहूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक अजीब सी पहेली हो, क्योंकि तुम्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। क्या करण, तुम भी कुछ भी बोलते हो। अरे नहीं जान, मैं सच बोल रहा हूँ। करण को भी शनाया की अजीब हरकतें देखकर थोड़ा सा शक होने लगता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। फिर एक सुबह, चलो जान, आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? वो भी इतनी सुबह सुबह? हाँ जान, और मुझे पूरा यकीन है कि उसे देखकर तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। अरे वाह, सच्ची? ये सुनकर तो मेरे पेट में अभी से गुदगुदी होने लगी है। अब चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ और कार में बैठो। फिर करण शनाया को अपने साथ कार में बिठाकर अपने ऑफिस तक लेकर जाता है। अरे करण बेबी, ये तो तुम्हारी कंपनी है, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर कौन सा सरप्राइज देने लाया है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे ऊपर जाओगी तभी मिलेगा सरप्राइज, लेकिन उसके पहले ये पट्टी मैं तुम्हारी आंखों पर बांधूंगा। अरे बाप रे, अब इतना भी कौन सा बड़ा सरप्राइज है बेबी? अरे मेरी जान, कितनी बातें करती हो तुम। थोड़ी सी शांति रखो और अपना दिल थाम कर रहो। फिर करण शनाया का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाता है और वहां पर एक कमरे में जाकर उसकी आंखों की पट्टी खोल देता है। वहां पर शनाया के लिए एक अलग से और बड़ा सा कैबिन बनाया होता है। ये रहा तुम्हारा सरप्राइज बीवी साहिबा। अब तुम्हें किसी और कंपनी में नाइट शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से तुम मेरी ही कंपनी में काम करोगी। क्या बीवी साहिबा? विपुल, तो तुम? ये सब क्या नौटंकी है शनाया? तुम मेरी बीवी हो, तो फिर करण सर तुम्हें अपनी बीवी कैसे बोल रहे हैं? क्या विपुल, वो मैं शनाया का पर्दाफाश हो जाता है और उसके अब पसीने छूटने लगते हैं। विपुल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ये मेरी बीवी है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को अपनी बीवी कहने की? सर, ये आपकी बीवी नहीं है, बल्कि मेरी बीवी है। पूछिए इससे। क्या शनाया, ये आदमी क्या कह रहा है? हाँ करण, विपुल सही कह रहा है। मैं विपुल की पहली बीवी हूँ और तुम्हारी दूसरी बीवी। मैंने ये सारा नाटक किया है। फिर शनाया उन दोनों को अपने नाटक के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे जानकर दोनों पतियों के होश उड़ जाते हैं। लालची औरत, इतना बड़ा धोखा! मुझे तो बस एक अमीर पति चाहिए था, इसीलिए मैंने ये सब किया। मेरे मायके वालों की इज्जत के कारण मैं विपुल को छोड़ भी नहीं सकती थी, और मुझे तुम्हारे पैसे भी चाहिए थे करण। लेकिन इस नाटक को करते करते मैं भूल ही गई कि दुनिया बहुत छोटी है। यहाँ पर कब कौन कहाँ मिल जाए कुछ भी बता नहीं सकते। मैंने कभी विपुल से पूछा ही नहीं कि वो किस कंपनी में काम करता है। मुझे जरा सी भी आइडिया नहीं थी कि विपुल तुम्हारा ही एम्प्लॉई है। अरे लानत है तुम पर शनाया। माना कि मैंने तुम्हें पैसों से कभी खुश नहीं किया, लेकिन उसके अलावा मैंने तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा है। अपनी औकात से बढ़कर तुम्हें प्यार किया है, और उसके बदले में तुमने मेरे साथ ये सब किया। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। नहीं शनाया, मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा, और आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। क्या? और मेरे पास तो भूल कर भी मत आना। मैं भी तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ रहा हूँ। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इस तरह अंत में विपुल और करण दोनों भी शनाया को छोड़कर चले जाते हैं, और वो अकेली बस पछताती रह जाती है।